प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है। इधर इस मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इधर इस ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से अपना कैरेक्टर और बैकग्राउंड पीएनजी को इंपोर्ट कर लो। मल्टीपल चीजों को इंपोर्ट करने के लिए इधर इस आइकन के ऊपर टैप करना। इसके बाद आप मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, फिर इस आइकन के ऊपर टैप कर देना। अब बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को 1500 पर सेट कर दो। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और उसको स्केल इंक्रीज कर लेना है। अब इधर से बैक आकर कैरेक्टर पीएनजी के ऊपर टैप करना है, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को 400 पर सेट कर देना है। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल इंक्रीज कर लो। अब हमें चाहिए एक सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट जो हमें एक सीन से दूसरे सीन के अंदर जाने में मदद करें। उससे भी जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। दोबारा प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से अपना सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लो। मेरे पास इससे बेटर नहीं है, अगर आपके पास इससे बेटर है तो आप उसे यूज कर सकते हो। अब इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और उसकी Z एक्सिस की वैल्यू को -200 पर सेट कर देना है। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल इंक्रीज कर लो। दोबारा ऊपर ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, इसके X एक्सिस एंड Y एक्सिस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे साइड पर ड्रैग करके एडजस्ट कर लो। इसे उस साइड पर प्लेस करना है जिधर से आप अपना दूसरा सीन एनिमेट कराना चाहते हो। अब इधर से बैक आकर इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना और ऊपर की साइड योगा गॉसियन ब्लर इफेक्ट इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना। इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू को आपने हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। अब इधर से बैक आकर दोबारा प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, इधर इस एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से एक नल लेयर को इंपोर्ट कर लो। अब बारी बारी इन तीनों लेयर्स को नल लेयर्स के साथ लिंक कर देना है। लिंक करने के लिए किसी भी लेयर के ऊपर टैप करना, ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर टैप करना और इधर से नल वन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाकी दो लेयर्स को भी इसके साथ लिंक कर लेना है। अब इधर से बैक आकर नल वाले लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर देनी है। अब पहले वाली की फ्रेम पर आओ, इसके Z एक्सिस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे नीचे की साइड ड्रैग करना शुरू कर दो। जैसे ही आप नीचे की साइड ड्रैग करोगे तो ये जूम होना शुरू हो जाएगा। इसके X एक्सिस एंड Y एक्सिस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना। मैं स्टार्टिंग के अंदर इन क्लाउड्स को दिखाना चाहता था तो मैंने अच्छी तरीके से जूम करके इनको फ्रेम के अंदर फिट कर लिया है। बाकी आप अपनी कंडीशंस के मुताबिक देख लेना। अब इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आओ, ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर दो। अब जो हमारी पहले नल की दूसरी की फ्रेम थी उसे 10 फ्रेम पीछे आना है, प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से एक और नल लेयर को इंपोर्ट कर लेना है। प्रीवियस नल को अपने न्यू नल के साथ लिंक कर देना है। ये करने के बाद नल 2 वाले लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाओ और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर दो। दूसरी की फ्रेम पर आपने इसे जूम करना है, जूम करके अच्छे तरीके से अपने मेन कैरेक्टर को सेंटर के अंदर एडजस्ट कर लेना। अब इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आओ, ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर दो। लेयर की टाइम ड्यूरेशन कम बढ़ रही है तो उसे मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। इस साइड पर लॉन्ग प्रेस करना और बाकी लेयर्स के ऊपर टैप कर देना, फिर नीचे इस आइकन के ऊपर टैप कर देना है। अब आपने दूसरे नल की दूसरी की फ्रेम से 10 फ्रेम पीछे आना है और इधर आकर एक और नल लेयर को इंपोर्ट कर लेना है। जो हमारा प्रीवियस नल था उसे न्यू नल के साथ लिंक कर दो। अब न्यू नल लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाओ और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर दो। अब इसे उस साइड पर ड्रैग करो जिस साइड पर आपका सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट है। इसे इतना ड्रैग करना है कि आपका सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट दूसरी साइड से स्क्रीन से आउट हो जाए। ये करने के बाद इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आना है, ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर देना है। अब उस टाइमलाइन पर आओ जिधर हमारा ये सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट सारे के सारे सीन को कवर कर लेता है। इधर आकर नीचे वाली दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और आगे की सारी लेयर को ट्रिम कर देना है। अब जो हमारा लास्ट नल था उसकी जो दूसरी की फ्रेम थी उससे थोड़ा सा आगे आना है जिधर ये सारी की सारी एनिमेशन खत्म हो जाती है। इधर आकर प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इधर ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से दोबारा एक बैकग्राउंड और कैरेक्टर पीएनजी को इंपोर्ट कर लो।
अब बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर टैप करना है, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को 1500 पर सेट कर देना है। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको स्केल इंक्रीज कर लो। इसे अच्छे तरीके से फ्रेम के अंदर फिट करने के बाद इधर से बैक आ जाना है, करेक्टर PNG के ऊपर टैप करना है, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को 400 पर सेट कर देना है। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसको स्केल इंक्रीज कर लो। इससे भी अच्छे तरीके से फ्रेम के अंदर फिट कर लेना है। अब इन दोनों लेयर्स को null 3 के साथ लिंक कर देना है। ये करने के बाद इसकी टाइमलाइन उधर तक इंक्रीज करनी है जिधर हमारा सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट सारे के सारे सीन को कवर कर लेते हैं। अब जो हमारा लास्ट नल था उसकी जो दूसरी की फ्रेम थी उसे 10 फ्रेम पीछे आना है और इधर आकर एक और नल लेयर को इंपोर्ट कर लेना है। अब null 3 को null 4 के साथ लिंक कर देना है। अब null 4 वाले लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर देनी है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने हल्का सा जूम करना है और इस करेक्टर PNG को अच्छे तरीके से फ्रेम के अंदर फिट कर लेना है। ये करने के बाद इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आना है, ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से 4th वाला ग्राफ ऐड कर देना है। अब जो हमारा लास्ट नल है उसकी जो दूसरी की फ्रेम है उसे 10 फ्रेम पीछे हो और इधर आकर एक और नल लेयर को इंपोर्ट कर लो। अब लास्ट नल को न्यू नल के साथ लिंक कर देना है। अब इधर से बैक आकर न्यू नल लेयर के ऊपर टैप करना है, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाओ और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर दो। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने जूम करना है। मेरे पास बैकग्राउंड के अंदर ये मून की PNG है तो मैं इसे फ्रेम के अंदर फिट कर लेता हूँ, बाकी आप अपनी कंडीशंस के मुताबिक देख लेना। इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में सेम ग्राफ ऐड कर देना है। अब जो हमने लास्ट नल ऐड किया था उसकी दूसरी की फ्रेम से हल्का सा आगे जाना है, इधर आकर प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इधर ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इधर से अपना बैकग्राउंड और करेक्टर PNG को इंपोर्ट कर लो। अब लास्ट नल की दूसरी की फ्रेम से 10 फ्रेम पीछे हो और इधर तक इन दोनों लेयर्स की टाइमलाइन को इंक्रीज कर लो। अब इसकी दूसरी की फ्रेम से हल्का सा आगे चले जाओ। अब इन दोनों को बारी बारी सीन के अंदर लाते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर टैप करो, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू कर दो। नीचे की साइड ड्रैग करना है। जैसे ये फ्रेम के अंदर आए तो रुक जाना। अब नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसको स्केल डिक्रीज करना शुरू कर दो। इसे अच्छे तरीके से आपने फ्रेम के अंदर फिट कर लेना है। अब इधर से बैक आकर करेक्टर PNG के ऊपर टैप करना है, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को भी डिक्रीज करना शुरू कर देना है। जैसे ये फ्रेम के अंदर आए तो इसे भी छोड़ देना। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसे अच्छे तरीके से फ्रेम के अंदर फिट कर लेना। अब इधर से बैक आकर एक और नल लेयर को इंपोर्ट कर लो। इस लेयर पर लॉन्ग प्रेस करना है और इसे पीछे की साइड ड्रैग करना है। इन दोनों नीचे वाले लेयर्स की टाइमलाइन के बराबर कर लेना। अब बैकग्राउंड और करेक्टर PNG वाले लेयर को न्यू नल लेयर के साथ लिंक कर दो। ये करने के बाद न्यू नल लेयर के ऊपर टैप करना है, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसी की फ्रेम पर रहकर आपने इसे जूम करना है। X एक्सिस एंड Y एक्सिस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना। अब इस की फ्रेम पर लॉन्ग प्रेस करो और इसे स्टार्ट के अंदर ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। अब इस की फ्रेम से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाकर दूसरी की फ्रेम ऐड करनी है और इसी की फ्रेम पर रहकर आपने इसे जूम आउट करना है। इसे अच्छे तरीके से फ्रेम के अंदर फिट कर लेना। इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आकर सेम ग्राफ अप्लाई कर देना है। अब इस टाइमलाइन पर आना है जिधर ये नीचे वाली नल की एनिमेशन खत्म हो जाती है। इधर आकर इस करेक्टर वाली लेयर के ऊपर टैप करो, इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर की फ्रेम ऐड कर दो। इस की फ्रेम पर इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर दो। इस की फ्रेम पर लॉन्ग प्रेस करके इसे स्टार्ट के अंदर ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। अब इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड करनी है और इस पर इसकी वैल्यू को 100% पर सेट कर देना है। यही सेम काम आपने बैकग्राउंड वाली लेयर के साथ भी करना है। अब जो हमारा लास्ट नल था उसकी जो दूसरी की फ्रेम थी उसे 10 फ्रेम पीछे आना है। इधर आकर एक और नल लेयर को इंपोर्ट कर लेना है। प्रीवियस नल को न्यू नल के साथ लिंक कर देना है।
अब न्यू नल लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर देनी है। इसी दूसरी की फ्रेम पर आकर इसे जूम कर लेना है। जूम करके अपने मेन कैरेक्टर को सेंटर के अंदर एडजस्ट कर लेना। इन दोनों की फ्रेम के सेंटर में आकर सेम ग्राफ अप्लाई करना है। अब जो हमारा लास्ट नल था उसकी जो दूसरी की फ्रेम थी उसे 10 फ्रेम पीछे आना है। इस टाइमलाइन पर एक और नल लेयर को इंपोर्ट कर लेना है। प्रीवियस नल को न्यू नल के साथ लिंक कर दो। अब न्यू नल लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर देनी है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर इसे नीचे की साइड ड्रैग करो। अब हमें चाहिए एक सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट जो हमें एक सीन से दूसरे सीन के अंदर जाने में मदद करे। इस दूसरी की फ्रेम से हल्का सा आगे आ जाओ, एक 2 फ्रेम। अब प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से एक और सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लो। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है, नीचे रोटेट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी वैल्यू को -180 पर सेट कर देना है। अब इधर से बैक आकर इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर से क्रोमा की को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर दो। कलर बॉक्स के अंदर आपने व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे से थ्रेशोल्ड की वैल्यू को हल्का सा इंक्रीज कर लो। इस इफेक्ट को क्लोज करके दोबारा ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो। ऊपर की साइड योगा एक्सपोजर एंड गामा, इसके ऊपर टैप करना है और इधर सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। अब इधर से बैक आ जाओ, ऊपर इस आइकन के ऊपर टैप करो और इधर से नल 8 वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। अब इस लेयर पर लॉन्ग प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लो और पीछे की साइड आना शुरू कर दो। फिलहाल इधर तक इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये पीछे की साइड है तो इसे आगे की साइड करना है। इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो, जेड एक्सिस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे डिक्रीज करना शुरू कर दो। जैसे ही इन दोनों लेयर्स के ऊपर आए तो इसे छोड़ देना। फिर नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसका स्केल डिक्रीज कर लेना। दोबारा ऊपर ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लो। अब इस कैरेक्टर और बैकग्राउंड वाले लेयर के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आ जाना है, एग्जैक्ट इस टाइमलाइन पर आना है जिधर ये दोनों मुकम्मल तौर पर एनिमेट हो जाते हैं। इधर तक इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना है। इस टाइमलाइन पर हमारा सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट हमारे बैकग्राउंड को कवर नहीं कर रहा, इसलिए इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे हल्का सा ऊपर की साइड ड्रैग कर लो, ज्यादा ड्रैग नहीं करना। अब इधर अगर ध्यान से देखो तो अभी तक ये हमारे सीन से आउट नहीं हुआ। इसकी मेन वजह इसका स्केल बहुत ज़्यादा है। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो, नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल डिक्रीज कर लो। इसे अच्छे तरीके से फ्रेम के अंदर फिट करना है। अब जो हमारा लास्ट नल है उसकी जो दूसरी की फ्रेम है उस पर आओ और इसे हल्का सा ऊपर की साइड ड्रैग कर दो। इस नल की दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आना है और वो सेम ग्राफ अप्लाई कर देना है। अब उस टाइमलाइन पर आओ जिधर इस नल की एनिमेशन खत्म हो जाती है। प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से कोई और अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लो। अब इस बैकग्राउंड को अपने लास्ट नल के साथ लिंक कर देना है। हमारा लास्ट नल नल 8 है। अब इसकी लेयर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो और इसे आगे की साइड ड्रैग कर दो। जिधर तक ये बुशेस हमारे सारे सीन को कवर कर लेती हैं उधर तक इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना। अब ये करने के बाद हमारे लास्ट नल की दूसरी की फ्रेम से 10 फ्रेम पीछे आओ और इधर आकर एक और नल लेयर को इंपोर्ट कर लो। अब प्रीवियस नल को न्यू नल के साथ लिंक कर देना है। अब इधर से बैक आकर न्यू नल लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर देनी है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर इसे जूम कर लो। इन दोनों की फ्रेम के सेंटर में आकर सेम ग्राफ अप्लाई कर देना है। अब इसी नल की दूसरी की फ्रेम से 10 फ्रेम पीछे आ जाओ और इधर आकर एक और नल लेयर को इम्पोर्ट कर लो। प्रीवियस नल को अपनी न्यू नल के साथ लिंक कर देना है। अब न्यू नल लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर देनी है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर इसे साइड पर ड्रैग करो। इसे उस साइड पर ड्रैग करना है जिधर से आप अपना नेक्स्ट सीन एनिमेट कराना चाहते हो। इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आकर सेम ग्राफ अप्लाई कर लेना। अब इसकी दूसरी की फ्रेम से हल्का सा आगे आ जाओ, इधर आकर प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से अपना बैकग्राउंड और कैरेक्टर पीएनजी को इंपोर्ट कर लो। अब बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर टैप करना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को 1500 पर सेट कर दो। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल इंक्रीज कर लो। इसे अच्छे तरीके से फ्रेम के अंदर फिट कर लेना है। ये करने के बाद कैरेक्टर पीएनजी वाले लेयर के ऊपर टैप करो, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसकी जेड एक्सिस की
वैल्यू को 400 पर सेट कर दो। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसका स्केल इंक्रीज कर लेना और इसे अच्छे तरीके से फ्रेम के अंदर फिट कर लेना। अब इन दोनों को बारी बारी लास्ट नाल के साथ लिंक कर देना है। अब हमें चाहिए एक सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट। दोबारा प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इधर ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से दोबारा अपना एक सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। इस सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट वाली लेयर को फिलहाल के लिए हाइड कर दो। इधर इस आई के ऊपर टैप कर देना, फिर नीचे वाली इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो और पीछे की साइड आना शुरू कर दो। जिधर इससे पिछला सीन जूम हो जाता है उधर तक इसकी टाइम लाइन को इंक्रीज कर लेना। अब जिधर लास्ट नाल की एनिमेशन खत्म हो जाती है उधर आओ और इस सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट को अनहाइड कर दो। इसे लास्ट नाल के साथ लिंक कर दो। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो। इन दोनों सीन के सेंटर में से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसका स्केल इंक्रीज कर लेना है। अब ऊपर रोटेट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे हल्का सा रोटेट कर लो। अब ये करने के बाद इधर से बैक आ जाना है और इसकी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। इसकी टाइमलाइन को करेक्टर पीएनजी और बैकग्राउंड वाली लेयर की टाइमलाइन के बराबर कर लो। अब इस टाइमलाइन से हल्का सा आगे मूव करो। इन दोनों सीन के सेंटर में आना है। इधर आकर अपने सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट वाली लेयर के ऊपर टैप करो। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू कर दो। करेक्टर पीएनजी वाली लेयर के ऊपर टैप करो और इसे हल्का सा साइड पर ड्रैग कर लो। सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट वाली लेयर के ऊपर टैप करना है। इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू कर दो। अब दोबारा ऊपर ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे अच्छे तरीके से सीन के सेंटर के अंदर एडजस्ट कर लो। अब दोबारा इन दोनों सीन के सेंटर में आना है। अब इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और नाल 10 के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आ जाना है। इधर तक इन तीनों लेयर्स की टाइम लाइन को इंक्रीज कर लो। अब इस सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट वाली लेयर के ऊपर टैप करो। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे इस सीन से आउट कर दो। ज्यादा ड्रैग मत करना, अदरवाइज दूसरे सीन के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी तक भी ये सीन के अंदर फिट नहीं आया। दोबारा इसकी लेयर के ऊपर टैप करना है। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल हल्का से इंक्रीज कर लो। इसका स्केल इतना इंक्रीज करना है कि ये पीछे वाले सीन को कवर कर ले। दोबारा इसकी लेयर के ऊपर टैप करो। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। एड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करो फेड इन आउट। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लो। इसकी आउट की वैल्यू को 0 पर सेट कर देना है और इन की वैल्यू को 0.2 पर सेट कर दो। अब इस लास्ट सीन का सेटअप करते हैं। पीछे बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर टैप करो। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे थोड़ा सा साइड पर ड्रैग कर लो। अब इधर से बैक आकर लास्ट नाल लेयर के ऊपर टैप करो। इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो। इसकी दूसरी की फ्रेम पर आओ और इसे थोड़ा सा साइड पर ड्रैग करना शुरू कर दो, जिस साइड पर आपका सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट है। सिर्फ इतना ड्रैग करना कि इस कैरेक्टर की जगह बन जाए इस सीन के अंदर। अब इधर से बैक आकर बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर टैप करो। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे हल्का सा सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट वाली साइड पर ड्रैग कर दो। अब इधर से बैक आकर कैरेक्टर पीएनजी वाली लेयर के ऊपर टैप करना है। इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसे हल्का सा साइड पर ड्रैग कर लेना है। अब जो हमारा लास्ट नाल था उसकी जो दूसरी की फ्रेम थी उसे 10 फ्रेम पीछे आना है और इधर आकर एक और नाल लेयर को इंपोर्ट कर लेना है और लास्ट नाल को न्यू नाल के साथ लिंक कर देना है। अब न्यू नल लेयर के ऊपर टैप करो। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड कर देनी है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने इस कैरेक्टर पर जूम कर लेना है। इसे अच्छे तरीके से सेंटर के अंदर एडजस्ट कर लेना। इन दोनों की फ्रेम के सेंटर में आकर सेम ग्राफ अप्लाई करना है। अगर आप चाहो तो इससे आगे भी एनिमेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं इसे यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अब किसी भी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर टैप करो। इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करो जूम ब्लर।
इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लो। दोबारा ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और उधर आकर सर्च करना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। इन दोनों की वैल्यू हर कैरेक्टर और हर PNG के लिए डिफरेंट होती है, तो इसे आप अपने मुताबिक देख लेना। मैं इन दोनों की वैल्यू को हल्का हल्का इंक्रीज कर लेता हूँ। इसको ऐड करने का मकसद अपने ऑब्जेक्ट की ओवरऑल क्वालिटी को बेटर करना है। अब इस इफेक्ट की सेटिंग को क्लोज कर दो। इधर नीचे 3 डॉट्स पर टैप करो और इधर स्कोपी ऑल इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। बाकी सारी बैकग्राउंड लेयर्स के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए किसी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर टैप करना, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना और इधर नीचे 3 डॉट्स पर टैप करना, इधर स्पेस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना। अब बाकी चीजें आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती हैं। जैसे जितने भी आपके मेन कैरेक्टर हैं उनके अंदर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इफेक्ट को अप्लाई कर लो और उसकी स्ट्रेंथ को अपने कैरेक्टर के मुताबिक एडजस्ट कर लो। और जितने भी आपके सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर गाजियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर लेना और उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू अपने सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लेना।